गुड आफ्टरनून सभी को। और देखो लास्ट क्लास में अपन ने ना यहाँ तक हो गया था अपना, ये सब समझ लिया था हमने, है ना। अब इसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं, एक बार इसको रिपीट कर लो और उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं ना। देखो लास्ट क्लास में बताया था मैंने, माइटोसिस का मतलब क्या होता है बताओ। माइटोसिस का मतलब बोलो। जैसे माइटोसिस डिवीजन होगा तो फिर क्या होगा, प्लोइडी कैसी रहेगी। प्लोइडी मतलब क्रोमोसोम कैसे कैसे सेम, मतलब 2n से 2n होगा। माइटोसिस करते हैं वो डिवीजन करते हैं, वो क्यों करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, इंक्रीमेंट करने के लिए, संख्या को बढ़ाने। जैसे देखो ये एक उगोनियम सेल्स है, कौन सी है, उगोनियम। अगर ये डिवीजन कर रही है, डिवीजन यानी विभाजन कर रही है, दो सेल्स बना रही है, तो ये दो बन गई, ठीक है। अब ये सेल्स है एक और एक, दो दो सेल्स इधर है। अब ये वापस ये वाली सेल्स है, ये भी डिवीजन करके दो सेल्स बना देगी, ये वाली डिवीजन करके दो सेल्स बनाई। मतलब ये अपनी संख्या को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। लेकिन इसमें ये हो रहा है, कौन सा विभाजन हो रहा है, माइटोसिस। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। कैसा, समसूत्री विभाजन। मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम जो चेंज हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। वेरी गुड। देखो माइटोसिस का मतलब समझना। अगर मैं कह देता कि जो ऊपर वाली सेल्स है ये एक उगोनियम, इसके अंदर सपोज करो कि मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये, कि उसमें मियोसिस कर देता तो क्या होता, बोलो। 2n से n मतलब हाफ हो जाते क्रोमोसोम। तो मतलब ये इसकी प्लोइडी है, प्लोइडी है, वो चेंज हो जाते। इतना समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, वेरी गुड। देखो ये अब जस्ट कल वाली क्लास में पढ़ लिया था, वैसे नॉर्मली आज वाली क्लास में ये थोड़ा लिखना है तो, लेकिन इससे पहले कि क्या लिखना है उससे पहले ये थोड़ा समझ में आ जाएगा ना, रिवीजन हो जाएगा, तो फिर इसके बाद में आगे अपन लिखेंगे, ठीक ठीक है। देखो जैसे मैंने बताया था कि एक तो ऊजेनेसिस वाला प्रोसेस चलता है, कौन सा वाला, ऊजोनेसिस, ऊजेनेसिस। और दूसरा कौन सा प्रोसेस चल रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। कौन सा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, है ना। तो देखो क्या होता है, ये जो फॉलिकल्स जैसे प्राइमोडियल फॉलिकल्स है और ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स मतलब पहले वाले, तो ये एक फॉलिकल्स होती है, एक मतलब जगह होती है जिसके अंदर होता है, क्या होता है, उगोनिया। क्या होता है, उगोनिया, ठीक है, अंदर होते हैं। तो ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स होती है। अब ये जो पार्ट है ये कब का बता रखा है, बर्थ का, बिफोर बर्थ यानी पहले का बना, ठीक है ना। तो ये जन्म से पहले, मतलब इससे पहले जो बेबी का जन्म नहीं हुआ है, मतलब फिटस का जन्म जो उसके अंदर अभी यूट्रस वाली लाइफ में, यूटेरिन लाइफ में, तो ये कहते हैं उगोनियम के बढ़ा बढ़ा के इतनी संख्या, मतलब मिलियंस में संख्या कर लेती है, इंक्रीमेंट कर लेती है, क्योंकि विभाजन चलता रहता है, माइटोसिस 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 चलता रहता है उसके अंदर ये। अब जैसे ही ये आगे चलती है तो विभाजन करती है, तो इसे कहते हैं प्राइमरी oocyte। क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte। मतलब उगोनिया से क्या बनते हैं, प्राइमरी oocyte। क्या करते हैं, प्राइमरी oocyte। अब इसको मेन मकसद क्या होता है उगोनियम का, ओवम बनाना। क्या बनाना, ओवम बनाना। मतलब ये वाला प्रोसेस सेकेंडरी oocyte है, इसके आसपास ये ओवम बनाना, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। लेकिन अब ये यहाँ से जैसे ये यहाँ पर पहुँचा, प्राइमरी oocyte तो बना लिया इसने, लेकिन प्राइमरी oocyte तो इसने बना लिया, लेकिन प्राइमरी oocyte है ना, उसकी प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में आकर के ये बंद हो गया, विभाजन होना ही, आगे का प्रोसेस चलना ही बंद हो गया। कौन सी अवस्था में, प्रोपेज फर्स्ट में। कौन सी, प्रोपेज। अब विभाजन मैंने आपको एक क्लास में बताया था वो, कि जैसे हर सेल्स का डिवीजन होता है, तो कौन कौन सी, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, ये प्रोसेस चलते हैं विभाजन। मतलब ये क्या होता है, जो सेल साइकिल में हम अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन कोई भी सेल्स डिवीजन करती है, विभाजन करती है, तो उससे पहले वो तैयारियां करती है विभाजन होने के लिए। तो ये प्रोसेस होता है, इसमें क्रोमोसोम जैसे आगे पीछे कहाँ पर सेट होने हैं ताकि वो बराबर डिवीजन हो जाए सेल्स का, तो ये प्रोसेस होता है। तो जो फर्स्ट प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, वो होता है कौन सा, प्रोफेज। कौन सा होता है, प्रोपेज। फिर इसके बाद में मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज, टीलोफेज। तो इसलिए ये जो प्राइमरी oocyte है वो प्रोपेज फर्स्ट अवस्था में आकर के रुक गया, आगे का प्रोसेस बंद हो गया, ठीक है। ये अपने भ्रूणीय अवस्था में, एम्ब्रियो अंदर फिटस की, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। अब जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, फीमेल्स बच्चे का जन्म हुआ, बेबी का जन्म हुआ, ठीक है। अब ये चाइल्डहुड ओवरी इनएक्टिव, मतलब जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, ओवरी है जो इनएक्टिव हो जाती है। कैसी हो जाती है, इनएक्टिव। मतलब उसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं चलता है, ब्लॉकेज। मतलब कब, जब उसका जन्म होने के बाद में, जब उसकी एज होगी 11 से 14 ईयर्स, मतलब एज आ जाती है प्यूबर्टी अवस्था। कौन सी एज,
प्यूबर्टी एज। जब प्यूबर्टी एज के बाद में आती है गर्ल्स में चालू होती है मेनस्ट्रल साइकिल। कौन सी साइकिल? मेनस्ट्रल साइकिल। कौन सी? मेनस्ट्रल साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, मासिक धर्म कहते हैं या रज्जु धर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब वो जब अवस्था आती है तब जा करके ये जो प्राइमरी oocyte सोया हुआ था, अब जा करके ये जगह है, वो वही जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte कौन सी अवस्था में? प्यूबर्टी अवस्था में। ये इनएक्टिव मतलब रुक कौन सी अवस्था में गया था? प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया था। कब रुक गया था? एम्ब्रियो वाले स्टेज में, ठीक है ना, जब फिटनेस का जब, ठीक है। अब ये जगह है कब? लगभग 11 से 14 ईयर्स के बाद में जाकर के एक्टिव हुआ है। कौन? ये प्राइमरी oocyte। अब ये कब हुआ है? जब प्यूबर्टी एज आई, फीमेल्स के अंदर मेनस्ट्रल साइकिल चालू हुई, तब। समझ में आया इतना? ठीक है, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर पहले तो वो माइटोसिस कर करके विभाजन करके इसकी संख्या में बढ़ा रहे थे। अब इसके अंदर हुआ मियोसिस फर्स्ट। क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होने से इसके अंदर डिवीजन मतलब विभाजन हुआ। विभाजन होने के बाद में आपको पता है प्लॉइडी कैसी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब देखो ये तो आपको देख रहे हो कि यहाँ से 2n और यहाँ पर n और n हो गया, मतलब प्लॉइडी तो हाफ हो गई। लेकिन जो ये विभाजन हो रहा है ये थोड़ा अनइक्वल हो रहा है। जैसे इसमें देखा हमने पहले, जैसे कल वाली क्लास में पढ़ा था, अगर इसमें होगा तो वो सेम टू सेम होगा, मतलब 2n, ठीक है ना, 2n मतलब सेल्स की जो साइज है वो सेम होगी। लेकिन ये आगे, अगर ये आगे जैसे प्राइमरी oocyte बनाना है इसको, तो इसके अंदर क्या होगा? ग्रोथ होगी। क्या होगी? ग्रोथ, जिसके आता है ग्रोथ फेज। कौन सा? ग्रोथ फेज, ठीक है। तो ये ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ तो इसने देखो डिवीजन है जो अनइक्वल हुआ। अनइक्वल होने का कारण है कि देखो जो एम्ब्रियो बनेगा वो इस सेल से बनेगा, सेकेंडरी oocyte से बनेगा। तो इसके अंदर क्या होता है? जितने भी साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूट्रिशन थे, एग की साइटोप्लाज्म में मतलब oocyte के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन थे वो सारे एक तरफ आ गए, ताकि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वो अच्छा खासा हो, ठीक है, पूरे सब कुछ उसको मिलेगा उसके अंदर। अगर यदि इसमें से आधा आधा हो जाता तो होगा, लेकिन ऐसा अच्छा डेवलपमेंट नहीं होगा मतलब एम्ब्रियो का। तो इसलिए पूरा साइटोप्लाज्म एक तरफ आ गया और ये इसको कह दिया फर्स्ट पोलर बॉडी। कैसी? फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये काम की है कि नहीं है? ये काम की नहीं है, मेन काम की ये है, ठीक है। इतना समझ में आया? ये क्यों किया भाई? क्योंकि हमारे को क्रोमोसोम आधे करने थे, इसलिए इसमें विभाजन नहीं। तो ये सेम टू सेम ऐसे डायरेक्ट प्रोसेस भी चलता रहता। लेकिन डायरेक्ट प्रोसेस चलता रहता तो क्या होता? 2n से वापस ही 2n होता, विभाजन होता कि नहीं होता? नहीं होता। तो फिर 2n से, इसलिए इसने विभाजन करना पड़ा। विभाजन करने की वजह से n से n। समझ में आया इतना? बोलो। नहीं समझ में आया तो रोक देना, ठीक है। अब जैसे ही इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, फिर कौन सा? प्राइमरी oocyte से क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte। क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte। इतना समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देखो बात को। जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte है, ये ओम, इसके पास में स्पर्म आएगा। कौन आएगा? स्पर्म आएगा। कौन आएगा? स्पर्म। तब जाकर के इसके अंदर मियोसिस, देखो मैं बताऊं, पहली बात सुनो। अब देखो पहले तो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, सेकेंड। अब ये जैसे ये वो प्राइमरी oocyte था, ये प्रोपेज फर्स्ट अवस्था में आकर के रुक गया, है ना। ऐसे ही क्या हुआ? ये जैसे ही सेकेंड इसमें विभाजन हुआ, ये सेकेंडरी oocyte हुआ। अब ये सेकेंडरी oocyte भी मेटाफेज सेकेंड अवस्था में आकर के रुक गया, ब्लॉकेज हो गया, ठीक है ना। मेटाफेज सेकेंड अवस्था में आकर के ब्लॉकेज हो गया कि आगे का प्रोसेस नहीं चल रहा है, इसका ब्लॉकेज हो गया, मतलब वहाँ जाकर के रुक गया ये। जैसे यहाँ पर ये प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में आके रुक गया, आगे का प्रोसेस बंद हो गया। फिर प्यूबर्टी अवस्था आई जब, तब जाकर के उसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ऐसे क्या हुआ? इसमें मियोसिस फर्स्ट तो हुआ, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन गया। क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte से प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी। बनाना क्या आपने? ओवम बनाना है। क्या बनाना? ओवम, ताकि ओवम ही फर्टिलाइज होकर के आगे तो जैसे प्रोसेस होता है, उगोनिया से प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, ठीक है ना। सेकेंडरी oocyte को ओवम वाली स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte तो बन गया। इतना समझ में आ रहा है क्या आपको?
ठीक है, वेरी गुड, ठीक। अब इसके अंदर क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte की भी ये मेटाफेज सेकंड वाली अवस्था में आकर के अटक गया। कौन सी अवस्था में, मेटाफेज सेकंड वाली अवस्था में। अब मेटाफेज सेकंड अवस्था में रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है ना। जब जाकर के इसके पास में कौन आएगा, स्पर्म आएगा। कौन, स्पर्म। जब इस एग को क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद में ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी। कौन सी, मियोसिस सेकंड। तो इधर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मियोसिस सेकंड ओनली इफ फर्टिलाइज। एग यदि क्या होगा, फर्टिलाइज होगा, तभी कौन से, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। यदि उसके अगर मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो आपको पता है मियोसिस तो क्या करता है, विभाजन करता है। विभाजन करता है, इसका मतलब क्या करेगा, बोलो, वापस विभाजन करेगा। ठीक है, वापस विभाजन करेगा ना। तो देखो विभाजन करने के बाद में जैसे ये एक तो n बन गया, ठीक है ना, और दूसरा ये 2n। अब ये 2n कैसे बना, ये स्पर्म, वेरी गुड। या तो n ये स्पर्म हो गया और ये n वाला एग हो गया, n 2n। अब ये प्राइमरी अवस्था है जिससे अब एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, बोलो। अब देखो ये जो प्रोसेस किस में चल रहा है, वो चल रहा है फॉलिकल्स के अंदर। किसके अंदर, फॉलिकल्स के अंदर। अब देखो ये बीच वाला ये दिख रहा है ना आपको, ये अंदर दिख रहा है क्या। तो अब इसकी जो ये आउटर मोस्ट ऑफ लेयर्स है, ये है फॉलिकल्स। कौन सी है, फॉलिकल्स, जिसके अंदर ये एग जो प्रोसेस चल रहा है, oocyte बन रहा है, सेकेंडरी oocyte से। अब देखो इसमें प्राइमर्डियल फॉलिकल्स, इसमें तो दोनों सेम है, मतलब एम्ब्रियो से पहले से कोई स्टेज चेंज नहीं, सेम है। ठीक है, जैसे ही प्यूबर्टी एज आई तब क्या जगह क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल्स। अब जैसे ये ग्रोइंग कर रही है, ऐसे करके ये सेकेंडरी फॉलिकल्स बनती है, सेकेंडरी फॉलिकल्स से टर्सरी फॉलिकल्स बनती है। टर्सरी फॉलिकल्स के बाद में ये हो जाती है मैच्योर फॉलिकल्स। कैसी हो जाती है, मैच्योर फॉल, मतलब उसके अंदर एक गुहा बन जाती है, गुहा, लिक्विड की गुहा बन जाती है, जिसे कहते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं, एंट्रम, गुहा। ठीक है ना, एंट्रम गुहा बन जाती है। अब उस गुहा की वजह से प्रेशर लग करके यहाँ पर क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन। क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन। अब यहाँ पर एक हार्मोन आया था, कौन सा, एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कैसे आया, वो भी थोड़ी देर बाद में दूसरा पढ़ेंगे ना। लेकिन अब देखो आप जो प्रोजेस्टेरोन बोल रहे हो ना, वो भी अच्छी बात है, आपको याद तो है हार्मोन से ना। लेकिन देखो प्रोजेस्टेरोन का काम आगे सुनो, आगे क्या होता है ना। यहाँ पर एस्ट्रोजन की मात्रा क्या हुई, ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो जिसे कहते हैं, वो आगे बताऊंगा ना। जहाँ पर देखो एक होता है यहाँ पर एलएच सर्ज। क्या होता है, एलएच सर्ज। एलएच एक हार्मोन होता है, कौन सा होता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, जो कि जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं, जो कि पिट्यूटरी से निकलते हैं, जो कि पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच दो हार्मोन्स निकलते हैं, उनमें से एक होता है एलएच। तो एलएच की मात्रा जो 14वें दिन है ओव्यूलेशन के टाइम पे पीक लेवल पे चले जाती है। पीक लेवल मतलब अधिकतम, मैक्सिमम अवस्था में चल जाती है। मैक्सिमम अवस्था होने के कारण यहाँ पर ये क्या करती है, ओव्यूलेशन करती है। इतना समझ में आया क्या। अब जैसे ये तो, ठीक है ना। अब देखो इसमें जैसे धीरे धीरे ऐसे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो रहा है ना। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ द oocyte एंड फॉलिकल्स, इसके चारों तरफ ये क्या होती है, फॉलिकल्स, ये ग्रेनुलर सा सेल्स होती है, जो धीरे 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 अपना आकार में वैसे बढ़ाती रहती है और इंक्रीमेंट करती रहती है। ठीक है ना। और ये प्राइमरी oocyte जो भी जस्ट आपने पढ़ा, प्राइमरी oocyte के बाद में क्या होगा, सेकेंडरी oocyte। सेकेंड ये बताओ मेरे को, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना था तो क्या हुआ था, कौन सा वाला, याद करो। मियोसिस भी कौन सा वाला, बताओ बताओ, एक बताओ, मियोसिस फर्स्ट या मियोसिस सेकंड। हाँ, मियोसिस फर्स्ट, वेरी गुड। कौन सा, मियोसिस फर्स्ट हुआ था, याद करो, भूल गए, सेकंड बोल रहे हो कुछ लोग। ठीक है ना। देखो जैसे वहाँ पे मैंने बताया था प्राइमरी oocyte था जो प्यूबर्टी अवस्था में जाकर के एक्टिव हुआ था। उसके बाद में उसमें कौन सा विभाजन हुआ, फर्स्ट ही तो होगा ना, मियोसिस फर्स्ट। उसके बाद में सेकेंडरी बना था, तो इसमें मियोसिस फर्स्ट यानी प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनने के लिए मियोसिस फर्स्ट हुआ था। ठीक है। ये अब देखो ये चारों तरफ पे क्या कैसी हो गई, मैच्योर फॉलिकल्स हो गई। ये देखो यहाँ से बता रखा है, ये मैच्योर फॉलिकल हो गई। और देखो इधर ये दिख रहा है आपको, ये वाली, ये एंट्रम, ये गुहा है,
ठीक है, ये अच्छी खासी डेवलपमेंट हो जाती है। ये मैच्योर फॉलिकल्स हो गई, मतलब पूरा डेवलपमेंट हो गया फॉलिकल्स का। अब ये जा करके रप्चर हो जाती है, रप्चर यानी टूट जाती है। टूट करके जो सेकेंडरी ओसाइट है बाहर निकल जाता है। मतलब देखो ये वाला प्रोसेस हो जाता है, ये यहाँ से ये रप्चर हुई, रप्चर होने के बाद में ये एग बाहर ओव्यूलेशन हो गया। क्या हो गया? ये लिख रखा रप्चर फॉलिकल्स, ठीक है। और जो बची हुई अवस्था में ये क्लोट होकर के ब्लड, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। अब जैसे ये कॉर्पस ल्यूटियम है ना, जो बाद में डीजनरेटिंग होती है, मतलब डीजनरेटिंग मतलब नष्ट होती रहती है, तो इसको बाद में इसमें नहीं, यहाँ पे नहीं लिख रखा, इसे कहते हैं फिर बाद में कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या कहते हैं? कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या कहते हैं? कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक, इतना समझ में आया क्या? अब मेरे को बताओ कि सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte, उसका जो आगे का प्रोसेस है ओवम बनाना या एग को फर्टिलाइजेशन करना, तो उसके बीच में कौन सा मियोसिस होता है? मियोसिस सेकंड। वेरी गुड, मियोसिस सेकंड होता है वहाँ पे। इस समझ में आ गया ये? ठीक है। अब ये जो अवस्था है इनको बस अपने को देखनी है आगे, ठीक है। इतना ये समझ में आया कि प्रोसेस, ठीक है। फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स हो रहा है, उसके अंदर ओवम का प्रोसेस oogenesis चल रहा है, मतलब ओवम यानी गैमेट फॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब देखो ये प्रोसेस पढ़ो आप, अब ये लिखो भी यहां से, पहले एक बार समझो फिर उसके बाद में लिखना है। देखो आप क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? ओवम। कैसा ओवम होता है? हैप्लॉइड। कैसा ओवम होता है? हैप्लॉइड होता है ना। और वो बनता किससे है? डिप्लॉइड से। याद करो ऊपर क्या होता है? उगोनियम होता है कि नहीं है? 2n होता है ना वो। तो देखो पढ़ो आप पढ़ो, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवम फ्रॉम डिप्लॉइड उगोनिया सेल। समझ में आया? किसके अंदर? ओवरी के अंदर। वेरी गुड, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? oogenesis। क्या कहेंगे? oogenesis, ठीक है। और ये क्या किसको लेता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब फर्स्ट होती क्या होती है? उगोनिया। क्या होती है? उगोनिया। कैसी सेल्स होती है? एन या 2n? 2n। इसे कहते हैं मदर सेल्स, मतलब प्राइमरी, जो इससे सारा प्रोसेस आगे चलेगा। अब यदि आपसे पूछे कि जो प्राइमरी सेल्स कौन सी थी, तो आप क्या बोलोगे? उगोनिया। उगोनिया से ओवम बनता है, ठीक है। तो उगोनिया प्राइमरी, उससे धीरे धीरे आगे चलता है प्रोसेस, ठीक है। अब देखो ये बर्थ के दौरान मैंने कहा कि बहुत संख्या में मिलियन संख्या बना लेती है, तो देखो कितने? बर्थ मैनी मिलियंस ऑफ फिटल ओवरी, मतलब फिटल मतलब फिटस के ओवरी के अंदर कितने मिलियंस में इसकी संख्या होती है। अब वो संख्या कैसे, कौन से विभाजन से बढ़ाया था? मतलब उस जो संख्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ है, कौन से, किससे? माइटोसिस से। वेरी गुड, माइटोसिस से। कौन से? माइटोसिस से, ठीक है। अब उगोनिया से आपको पता है पहले तो ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर बाद में ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद में क्या बन जाता है? प्राइमरी oocyte। क्या बन जाता है? प्राइमरी oocyte। अब इसमें ये कहाँ पे आके रुक जाता है? ये प्रोपेज फर्स्ट में। वेरी गुड, कौन से? प्रोपेज। पर लेकिन ये बताओ मेरे को, ये हमेशा के लिए रुक जाती है या कुछ टाइम के लिए रुकते हैं? कुछ टाइम के लिए, मतलब कि जो बच्चे का जन्म हुआ तब से लेकर के जब प्यूबर्टी एज आती है तब तक रुकता है ना, ठीक है ना। तो ये टेम्परेरी अरेस्ट इन दिस फेज। कैसे होता है? टेम्परेरी। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। आगे चलो। अब देखो ये कौन सा आ गया? प्राइमरी फॉलिकल्स। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या होते हैं? प्राइमरी oocyte। फॉलिकल्स बताया, वो आउटर मोस्ट की जो लेयर होती थी वो होती है फॉलिकल्स, जिसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब देखो प्राइमरी फॉलिकल्स के बारे में देखो जो प्राइमरी oocyte होता है, मतलब देखो इसको समझने की कोशिश करना आप, ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, बस आप ये तो बना दिया मैंने, क्या बना दिया? प्राइमरी oocyte। क्या बना दिया? प्राइमरी oocyte। अब इसके जस्ट पास में मैं और सेल्स बना रहा हूं, इस सेल्स का नाम है ग्रेनुलोसाइट सेल्स। क्या नाम है? क्या नाम है? अब इसको पूरे को मैं क्या कह रहा हूं? प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या कह रहा हूं? प्राइमरी फॉलिकल्स। मतलब यदि आपके पास में है एक प्राइमरी फॉलिकल्स, इसका मतलब क्या हो गया? इसके आसपास में ग्रेनुलोसाइट सेल्स है, ग्रेनुलोसा सेल्स है, और बीच में क्या है? प्राइमरी oocyte। क्या है? प्राइमरी oocyte। ठीक, इतना समझ में आया क्या? अब ये है ना, ये डीजेनरेट होते रहते हैं जब से
जब से जन्म होते हैं उसके बाद में उसके बाद में डिजेनरेट होते रहते हैं, मतलब ये कम होते रहते हैं। फीटल अवस्था में मिलियन की संख्या में होती है, मिलियन के में। और जैसे ही प्यूबर्टी एज तक आते हैं ये ओनली फॉर 60 से 80,000 इज ओवर इन प्यूबर्टी के अंदर। मतलब जिस टाइम में ये प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में जाकर इनएक्टिव हो रखा था, अरेस्टेड हो रखा था, उस टाइम पे ये फॉलिकल्स है वो क्या हो रहते थे, डिजेनरेट होते रहते हैं। और प्यूबर्टी अवस्था आ जाती है जब जाकर के ये एक्टिव होते हैं वापस विभाजन करने के लिए, प्राइमरी oocyte से क्या बनने के लिए, सेकेंडरी oocyte बनते हैं। मतलब मियोसिस फर्स्ट होकर के तब जाकर के ये कितने से बचते हैं, ओनली 60,000 से 80। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या रहेगा, एक तो प्राइमरी oocyte क्या रहेगा, वेरी गुड। और क्या रहेंगे इसके आसपास में, ग्रेनुलोसा सेल्स क्या रहेगी, ग्रेनुलोसा। समझ में आ रहा है कि ये? ठीक है, अब ये भी पढ़ो, ये पढ़ा दिया बस। समझ में आया क्या? मतलब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ये क्या होते रहते हैं, डिजेनरेट होते रहते हैं। कब से लेकर कब तक, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक। समझ में आया सबके? वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखो, अब देखो ये प्राइमरी फॉलिकल्स है तो अब क्या बन जाएंगे इससे, सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्या, सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या ऐड और हुआ, कुछ नहीं। देखो देखो प्राइमरी फॉलिकल्स है, उसके पास में और ग्रेनुलोसा सेल्स जमा हो जाती है। क्या हो जाती है, ग्रेनुलोसा सेल्स जमा हो जाती है और एक लेयर और बन जाती है, उसे कहते हैं थीका लेयर्स। क्या कहते हैं, थीका लेयर्स। देखो वापस समझो, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करना है, दिमाग में बिल्कुल फिट बैठाना है, कुछ भी नहीं। देखो इधर से क्या बन रहा है, oogenesis का प्रोसेस चल रहा है, मतलब अपन को oogonia से ओवम बनाना है। लेकिन वो चल किसके अंदर रहा है, फॉलिकल्स के अंदर। किसके अंदर, फॉलिकल्स के अंदर। अब फॉलिकल्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, जो मेन ओवम होता है मतलब oocyte होता है, उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स होती है। उनका सेल्स का आकार बढ़ता रहता है और कब उसके अंदर गुहा बन जाती है तो उसका अलग अलग नाम देते हैं, आकार देते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट वाली में अभी जस्ट बताया कि एक तो oocyte होता है और उसके चारों तरफ थोड़ा सा कम ग्रेनुलोसा सेल्स है, तो उसको तो क्या कह दिया, प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या कह दिया, प्राइमरी। अब बहुत सारी सेल्स आ गई, काफी सारी में एक लेयर सी बन गई, अच्छी खासी सेल्स आ गई, तो उसको क्या कह दिया, सेकेंडरी फॉलिकल्स। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये धीरे धीरे आगे और डेवलपमेंट करती जाएगी। इसके अंदर क्या बन जाएगी, एक गुहा बन जाएगी, उसको एंट्रम कह देंगे। और आगे फिर वो उसके अंदर अलग अच्छा खासा फ्लूइड बढ़ जाएगा, आगे जाकर के रप्चर हो जाएगी और ये वो जो बन रहा है ये प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाएगा oocyte, और उस बाद में रप्चर होकर बाहर निकल जाएगा, ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है ना? हाँ वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो ऐसे कहते हैं ना कि सबसे छोटी सेल्स है, सबसे बड़ी सेल्स, हाँ ये ऐसे होता है। तो फीमेल्स के अंदर सबसे कहा जाए तो सबसे बड़ी सेल्स ये होती है क्या, ओम। हाँ होती छोटी है, लेकिन यह है कि सबसे बड़ी ऐसे होती है कंपैरिजन में, देखा बॉडी के कंपैरिजन में देखा जाए तो। वेरी गुड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ भी टिपिकल चीज कुछ भी नहीं है। जो अभी जस्ट मैंने 3-4 बार बोल दिया, क्या क्या कि कौन सी गुहा बन जाती है, एंट्रम। कौन सी गुहा, एंट्रम। जस्ट अभी बताऊंगा भी मैं वीडियो के माध्यम से, बस अभी तक आपको ट्रम याद करोगे ना आप, तो क्या उसके माध्यम डायरेक्ट आपको क्लिक करेगा, अच्छा एंट्रम वहाँ पे पढ़ा था वो ये है, ऐसा और कुछ। जैसे मान लो देख, ये एक मैंने ये इसमें एक ये oocyte है, मान लो सेकेंडरी oocyte बन गया, और इसके पास में ही एक ऐसे गुहा बन जाएगी और इसके चारों तरफ एक ये सेल्स रहेगी और ये चारों तरफ इस गुहा को क्या कहेगा, एंट्रम। क्या कहेगा, एंट्रम। ये क्या है, ये क्या है, फॉलिकल्स तो ये आसपास का एरिया है वो है, ये क्या है, oocyte। क्या है, oocyte है, ये क्या है, oocyte। ठीक है, देखो सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या बढ़ जाता है, फ्लूइड, फील्ड एक कैविटी बन जाती है और उसी को क्या कहते हैं, टर्सरी फॉलिकल्स। क्या होते हैं, टर्सरी फॉलिकल्स। अब इसके अंदर 2 लेयर बन जाती है, दो, एक तो इंटरना और एक एक्सटर्ना। अब इसको क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं थीका इंटरना जो, और एक थीका एक्सटर्ना। कौन कौन सी, थीका बोलो वापिस बोलो, थीका इंटरना,
अब देखो इसके अंदर थीका इंटर्न होती है, वो होती है वेस्कुलर। वेस्कुलर कैसी? वेस्कुलर का मतलब ये होता है, हाँ वहाँ पर ब्लड सप्लाई वगैरह होती है, मतलब वहाँ पर जो भी लेयर्स है उसके अंदर ब्लड सप्लाई होगी। लेकिन जो एक्सटर्ना होगा वो फाइबरस की होगी। कैसी होगी? फाइबर्स की होगी। कैसी? फाइबर्स होगी। अब देखो जो थीका इंटरना है, मतलब ये वाली लेयर है, उसके अंदर फोलिकल सेल्स की 10 से 15 लेयर्स बन जाती है चारों तरफ। किसकी? फोलिकल सेल्स की। कितनी? 10 to 15 लेयर्स बन जाती है। पढ़ो यहां से, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसम, जिसे क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा की सेल्स की आउटर मोस्ट ऑफ लेयर्स 10 से 15 बन जाती है। ये समझ में आया क्या? बोलो। ठीक है, आगे पढ़ो। प्राइमरी साइट विथ फॉलिकल साइज इंक्रीज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मतलब फर्स्ट मियोसिस। कौन सा? फर्स्ट मिस। अनइक्वल लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड ए फर्स्ट पोलर बॉडी। समझ में आया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया। देखो जैसे प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte के अंदर विभाजन हुआ, कौन सा? मियोसिस या मियोटिक फर्स्ट। उसके अंदर से दो अनइक्वल हुआ था। एक तो क्या बना था, जिसे क्या कहा था? फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहा था? फर्स्ट पोलर बॉडी। और सेकेंडरी, एक सेकेंडरी oocyte बना था। सेकेंडरी oocyte ही आगे जा करके ओवम बनाएगा। ठीक है, सबके समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। वापस पढ़ो एक बार, कोई भी चीज ऐसा नहीं कि छूट ना जाए आपकी, समझ में आए सब। प्राइमरी oocyte है, एक तो लार्ज में हुआ, एक छोटा सा पोलर बॉडी हुआ था। अनइक्वल हुआ मतलब, ये मैंने वहां पर भी 3-4 बार रिपीट किया था, अनइक्वल अनइक्वल। ठीक है, समझ में आ गया ये? आगे चले। ठीक है, अब देखो जो सेकेंडरी oocyte बना, किससे बना था? प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी। ये क्या पड़ा बना? ये फोलिकल्स पड़ा है, जिसके अंदर वो है क्या? oocyte है। ठीक है, मतलब फोलिकल्स के बारे में पूछा जाए आपको तो मतलब कुल मिला के ये चीज बातें हैं, और ओनली फॉर सेकेंडरी oocyte। अब देखो दिमाग लगाओ, प्राइमरी oocyte है, उसे सेकेंडरी oocyte में बना, अनइक्वल विभाजन हुआ। तो अब वो अनइक्वल विभाजन क्यों हुआ? ठीक है, क्यों हुआ? अब वो बात सुनो आगे। सेकेंडरी oocyte है ना, तो क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर क्या है? न्यूट्रिएंट रिच, यानी अधिकतम मात्रा में साइटोप्लाज्म है फॉर प्राइमरी oocyte। ठीक है ना। और टर्सरी फॉलिकल्स इनटू द ग्राफियन फॉलिकल्स, इसके अंदर मतलब जो एरिया होता है वो क्या कहते हैं? उसको ग्राफियन फॉलिकल्स। सेकेंडरी oocyte को क्या कहते हैं? ओवम। क्या कहते हैं? ओवम। और जैसे ही ओवम बन जाने के बाद में जो लेयर कहलाती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसे क्या कहते हैं? जोना पेलिसुडा। क्या कहते हैं? सुनाई नहीं दिया? जोना पेलिसुडा। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखो ये जो मतलब कुछ नहीं है, अरे ज़्यादा टेंशन मत लो। जो सेकेंडरी oocyte बना, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या कहेंगे? ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या कहेंगे? ग्राफियन फॉलिकल्स। और जैसे सेकेंडरी oocyte बन जाती है तो जो मेम्ब्रेन होती है, जिसे कहते हैं जोना पेलिसुडा। क्या कहते हैं? जोना पेल। अब जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, जो सबसे आउटर मोस्ट है ग्राफियन फॉलिकल्स, वो क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी। और जो ओवम है वो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। अगर यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, है ना। ऐसे वैसे सब कुछ कवर करवा के चल रहे हैं एक एक चीज़ को। ठीक है, ये वापस देखो इसको। सेकेंडरी oocyte के अंदर क्यों हुआ अनइक्वल? क्योंकि उसके अंदर एक के अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा कैसी हो गई? रिच, ज़्यादा हो गया। और ज़्यादा क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। मान दो न्यूट्रिएंट ज़्यादा है तो चीज़ तो वो चीज़ क्वालिटी की बनेगी ना। तो वही चीज़ होता है, उसको एग फर्टिल, उससे ओवम बनता है ताकि उससे ही एम्ब्रियो बन सके। ठीक है ना। ऑफ द प्राइमरी oocyte। और टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर बाहर की जो लेयर्स होती है, सबसे बाहर की, उसे क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स। आपसे कहा जाए कि ओवम जब रिलीज होता है तो कौन सी फॉलिकल्स रप्चर होती है? तो कौन सी? ग्राफियन फॉलिकल्स। कौन सी? ग्राफियन फॉलिकल्स। आपसे पूछा जाए कि जब ओवम रप्चर होता है, ओवम निकलता है, तो उसके अंदर कौन सी मेम्ब्रेन होती है? जोना
पेलिसुडा, कौन सी, जोना पेलिसुडा। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? ठीक है, वेरी गुड। ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके तभी जा करके ओवम क्या होता है, रिलीज होता है, निकलता है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन प्रोसेस को, मतलब कि क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन मतलब एग का रिलीज होना। ठीक है, समझ में आ गया कितना, बोलो। वेरी गुड। देखो जस्ट मैं बता रहा था ना अभी, अब ये देखो ऐसा प्रोसेस चलता रहता है, मतलब वो जो सेल्स है ऐसे बनती रहती है। अब ये जो ये है क्या है, ये ओवम, ये है ओवम, ठीक है ना। और ये जैसे गुहा बता रहा था मैं, ये गुहा बन गई चारों तरफ, ठीक है ना, गुहा बन के अब जा करके ये इधर से एक तरफ से रप्चर होकर के और बाहर निकल जाएगा, ये ओवम बाहर निकल जाएगा, ये रप्चर बाहर, ऐसी ये गुहा होती है। ये मैच्योर है, मैच्योर ये लिख रखा पर देखो कैसी है, मैच्योर फॉलिकल्स है। अब ये मतलब तैयार है, अब इसके बाद में क्या होगा, ये रिलीज होगा, क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, हाँ मतलब ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स ये ना, ये कहना चाह रहे हो ना, हाँ यही तो बताया ना मैंने आपको, एक 3-4 बार रिपीट। देखो ये जो फॉलिकल्स है ना, ये ग्राफियन फॉलिकल, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जैसे ये निकला ब्लड इकट्ठा हो जाता है, फिर ब्लड क्या होता है, क्लोट हो जाता है, क्लोट हो जाता है। फिर इसकी जो ये लेयर्स है ना, ये जो ये येलो कलर की शेप में आ जाती है, येलो कलर की हो जाती है क्लोटिंग होकर के, तो उसको अपन कहते हैं क्या, कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। तो फिर धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होने लगती है, मतलब वो, और उसको पूरा डिजेनरेट होती है, उसके बाद में उसे कहते हैं कॉर्पस एल्बिगन्स। क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिगन्स। बस ये डिजेनरेट होता जाती है कुछ टाइम के बाद में, फिर वो बाहर चला जाता है, डिजेनरेट होकर के बाहर हो जाते हैं, मतलब वेस्टस प्रोडक्ट के रूप में चले जाते हैं बाहर के ना। फिर उसके बाद में ये प्रोसेस, क्योंकि ये तो हर मंथली होता है, हर मंथली होता है ये प्रोसेस, तो ये चलता रहता है। ठीक है ना। अब देखो ये चीज पढ़ो, आप सब कुछ आपको पढ़ा दिया, बस ओनली फॉर एक बार रीडिंग मारनी है। पहले ये दिख रहा है क्या आपको, उगोनियम, क्या है ये, उगोनियम। इसमें क्या हुआ, माइटोसिस, क्या हुआ, माइटोसिस। देखो ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है, एम्ब्रियो मतलब फीटल लाइफ में, कौन सी, फीटल। ठीक है ना, कितना प्रोसेस, यहाँ तक प्राइमरी oocyte वहां पर ही बन जाता है। ठीक है ना। अब देखो ये प्रोसेस, देखो कैसे कैसे क्या हुआ, सिस्टम समझो। ये वाला पहले से इसके अंदर माइटोसिस, उगोनियम है, माइटोसिस हुआ, ये 2 and 2 संख्या बढ़ा रही है, ये भी इसमें बढ़ता जाएगा। यहाँ पर इन्होंने तो रोक के बता दिया, लेकिन ये सब प्रोसेस क्या है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता रहता है। मिलियंस की संख्या में बन जाते हैं ये क्या, उगोनियम, क्या बन जाते हैं, उगोनियम। यदि उसको कोई किसी उगोनियम को अब जब ये प्रोसेस हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, उगोनिया, क्या कहते हैं, उगोनिया। बहुत सारे हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उगोनिया। किसी एक सिंगल को उगोनियम, क्या कहते हैं, उगोनियम। यदि कोई भी उगोनियम से आगे अगर यदि प्रोसेस चालू होगा, मतलब ओवम बनेगा, तो फिर वो क्या करेगा, उसकी जो ये इसकी मात्रा है ना, क्वांटिटी, साइटोप्लाज्म, न्यूट्रिएंट, उसकी मात्रा क्या करे, यदि डिवीजन होगा इसके अंदर 1 से 2 बनेंगे तो कम हो जाता है ना, तो ये कम हो जाएंगे, तो अब इसकी संख्या में क्या करेगा, बढ़ाएगा। पहले तो अगर आगे का प्रोसेस चलाएगा तो ग्रोथ करेगा, अपना ग्रोथ करेगा। कौन, ये जो खुद की ये सेल्स है, उगोनिया सेल्स है, ग्रोथ करेगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये क्या किया इसने, अपनी ग्रोथ की, क्या की इसने, ग्रोथ की। तो ये कौन सा फेज है यहाँ पर, सेल ग्रोथ। कौन सा, सेल ग्रोथ। कौन सा फेज, सेल ग्रोथ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये क्या बन गया, प्राइमरी oocyte, क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। अब देखो ये इतना प्रोसेस तो कहाँ पर चला, एम्ब्रियो वाली स्टेज में। कौन सी, एम्ब्रियो वाली स्टेज में, मतलब फीटस वाली स्टेज में। अब यहाँ आकर के ये ब्लॉकेज हो जाएगा प्राइमरी oocyte में, मतलब कि ये क्या है, माइटोसिस, क्या है, माइटोसिस। और ये क्या है, सेल ग्रोथ, मतलब माइटोसिस सेल वाला ग्रोथ। अब इसी फेज को है ना, इस फेज को, ये जो माइटोसिस हो रहा है, मतलब संख्या बढ़ा रहा है, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या कहते हैं इसे, मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है। अब इसके बाद में उगोनिया से प्राइमरी oocyte, ये क्या हुआ, सेल ग्रोथ। क्या हुआ, सेल ग्रोथ। कैसा, सेल ग्रोथ।
ठीक है, ग्रोथ कैसे हुई वो बता दिया मैंने, मतलब साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट की मात्रा से बढ़ाएगा ताकि जाकर के आगे का प्रोसेस चालू हो सके। यहाँ तक प्राइमरी oocyte तक ये कैसा है, 2n, कैसा है 2n, मतलब क्रोमोसोम कैसा है इसके अंदर 2n, 46, कितना है 46। इसमें देखो यहाँ तक, जैसे प्राइमरी oocyte के बाद में मियोसिस फर्स्ट यानी मियोटिक फर्स्ट चालू हुआ, और उसके बाद में क्या बना, सेकेंडरी oocyte, क्या सेकेंडरी oocyte, मतलब यहाँ पर कौन सा विभाजन हुआ, मियोसिस फर्स्ट, मियोटिक या मियोसिस फर्स्ट, ठीक है ना। ये तो क्या बन गई, पोलर बॉडी, क्या बन गई, और ये सेकेंडरी oocyte, क्या सेकेंडरी oocyte। अब इसके बाद में ये क्या करेगा आगे, ये इसके बाद में स्पर्म आएगा, ये वापस विभाजन होगा, फिर ये सेकेंडरी oocyte बनेगा, इसके बाद में क्या आएगा, इसके पास में स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज होगा, ओवम, फिर आगे जाके जाइगोट बनाएगा, और आगे वाला प्रोसेस मियोसिस, सेकंड मियोसिस का हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो आगे को पढ़ो आप, ये सब सब जल्दी जल्दी फास्ट पढ़ लो। नहीं वो आगे, हाँ उसका सेकंड मियोसिस वहाँ अटका रहता है, कौन सी अवस्था में, मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड में, oocyte में, सेकंड oocyte का मेटाफेज सेकंड में अटका रहता है, जैसे स्पर्म आता है आगे का प्रोसेस चालू हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड, मतलब समझ में आ रहा है आपका ना। तो आगे आगे देखो, आगे देखो इधर, oogenesis किसे कहते हैं, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड फीमेल गैमेट ओवम इन द फॉलिकल्स ऑफ ओवरी इज कॉल्ड oogenesis, मतलब कि हैप्लॉइड फीमेल गैमेट का बनना, ओवम, ओवम का बनना किसने, फॉलिकल्स प्रोसेस थे, किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर, इसे क्या कहते हैं, oogenesis। ठीक है, कब चालू हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में चालू हो जाता है oogenesis, ये तो जानते हो ना, ये वाला प्रोसेस कहाँ हो रहा है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, समझ में आया, ठीक है आगे बढ़ो। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी डिवाइडेड, बोलो, मोटिकली टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ द गैमेट मदर सेल्स ऑफ oogonia। समझ में आए, मतलब मिलियंस की संख्या में ये बन जाते हैं, जिसे oogonia, जिसे गैमेट मदर सेल्स कहते हैं, मतलब प्राइमरी सेल्स मतलब मदर सेल्स। ठीक है ना, समझ में आया। जन्म के बाद में oogonia नहीं बनते हैं, जन्म से पहले जो बन गए वो बन गए, जन्म के बाद में oogonia रुक जाते हैं, मतलब नहीं बनते हैं। ठीक है, देखो आगे वाली लाइन पढ़ो, समझ में आई ये लाइन, ठीक है। अब आगे वाला ये बताओ मेरे को, कौन सी अवस्था में जो प्राइमरी oocyte बना था, कौन सी अवस्था में जाके रुका था, प्रोफेज फर्स्ट में, वेरी गुड, कौन से, प्रोफेज फर्स्ट में। आगे पढ़ो, oogonia एंटर इनटू द मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होगा ना अब उसके अंदर, प्राइमरी oocyte के अंदर कैसा होगा, प्राइमरी oocyte, ये देखो कौन सी अवस्था है ये, 2n वाली, कौन सी 2n वाली, ठीक है। इसमें कौन सा ये मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट, और प्रोसेस प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में जाके क्या हो जाता है, ये अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है ना, सस्पेंडेड, पढ़ो पढ़ो आगे, एंड फ्रॉम द प्राइमरी oocyte। ठीक है, आगे बढ़ो। ड्यूरिंग द प्यूबर्टी द प्राइमरी oocyte रिस्टार्ट इट्स द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। समझ में आया, ये प्यूबर्टी आएगी तब, वेरी गुड, ठीक है समझ में आ गया। आगे चलो, अब जस्ट अभी मैंने बताया था कितने फेज होंगे ये चालू होने के लिए, 3 फेज। फर्स्ट तो ये वाला फेज तो ये आ गया, ये जस्ट आपके सामने, मतलब ये मल्टीप्लाई करना, oogonia की संख्या बढ़ाना। ठीक है ना, अब दूसरा, अगर इसमें आगे का प्रोसेस चलाना होगा तो जो ये oogonia है इसको क्या करना पड़ेगा, अपना आकार को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये फेज यहाँ से यहाँ वाला कैसा फेज हो गया, ग्रोथ फेज। कौन सा, ग्रोथ फेज, कौन सा, ठीक है। और आगे इसके आगे वाला जैसे प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और ये ओवम का बनना, ये किस में आ जाता है, मैच्योरेशन फेज में। किस में, मैच्योरेशन फेज। कितने फेज हो गए, कौन कौन से, मल्टी, बोलो, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। समझ में आया, बोलो, ठीक है, क्या, ठीक। आगे देखो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, सब आता है आपको, आपको मैंने सब कुछ समझा दिया, बस आपको ओनली फॉर रीड करना है। देखो पढ़ो, आप पढ़ो, एक क्या है,
क्या हुआ, क्या समझ में आया? इससे मतलब ये कि देखो जो फर्स्ट वाली सेल्स है उगोनियम होती है, जो अब ये उगोनियम अपन कह तो दिया, लेकिन ये किसकी बनी होती है? मतलब ये लार्ज सेल न्यूक्लियर जो जर्मिनल एपिथेलियम की लाइनिंग द्वारा बनी होती है, किसके अंदर? ओवरी के अंदर, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या चलता रहता है? रैपिड माइटोटिक डिवीजन। कैसी? माइटोटिक डिवीजन। और ये इसकी संख्या में क्या होते हैं? बढ़ाते रहते हैं। इट रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ द डिप्लॉयड एग मदर सेल्स उगोनिया। मतलब कि ये तो उगोनिया में एक है, अगर ये बहुत सारे हो गए तो क्या हो जाएंगे? उगोनिया। क्या हो जाएंगे? उगोनिया। समझ में आया क्या? इस ग्रुप ऑफ सेल्स फ्रॉम द राउंडेड मास ऑफ कलेक्ट एग नेस्ट, ठीक है ना। अब ये जैसे ये आगे है और आगे का इससे प्रोसेस आगे नेक्स्ट चलेगा। ये कौन सा पेज आ गया? ग्रोथ फेज। कौन सा? ग्रोथ फेज। ये सब लिखना है अभी आपको, मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा, सबके पास लिखा होना चाहिए। देखो ग्रोथ फेज में क्या होगा? लॉन्ग ड्यूरेशन, बोलो आगे। हाँ देखो ये सब कुछ पढ़ा दिया है ना। अब आप देख लेना उसके अंदर, जैसे फॉलिकुलर टर्सरी फॉलिकल्स, ये सब देख लेना, ठीक है। ये लिख लेना। और इसके अंदर भी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, जोना पेलुसिडा, ग्राफियन फॉलिकल्स वगैरह, ये कुछ नहीं बस लिखा हुआ वही चीज़। ये क्वेश्चन भी अभी पूछे थे मैंने आपको, मेम्ब्रेन कौन सी? ग्राफियन फॉलिकल सबसे लास्ट वाली होती है जो कि रप्चर होती है, उसके बाद में ओव्यूलेशन होता है, ठीक है ना। दो पोलर बॉडी बनती है, इसके बाद में जैसे अगर सेकेंडरी साइट में होगा विभाजन तो वापस फिर क्या होगा? एक तो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी और उसके बाद में एक ओवम बनेगा जो कि आगे फर्टिलाइज होकर आगे प्रोसेस करेगा। तो ये पढ़ लेना, भी ये समझा दिया मैंने, कुछ नहीं, ये इससे सेम है। अब इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू करेंगे ना, लेकिन उससे पहले तो किसके बारे में है? देखो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जानो, उसके बाद में समझ में आएगा आपको। जैसे ब्रेन के अंदर ब्रेन और अपने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे आपस में रेगुलेशन करते हैं। जैसे हाइपोथैलेमिक से पिट्यूटरी से कैसे हॉर्मोन्स निकलते हैं, कैसे ओवरी पर जाते हैं। एलएच हार्मोन क्या होता है, एफएसएच क्या होता है, एफएसएच काम क्या करता है, एलएच काम क्या करता है, ये सारा प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे कैसे आवेग कैसे जाते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर है। और वीडियो के साथ में और बताता रहता हूँ। देखो ये हाइपोथैलेमस, ठीक है, और इसके नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में भी देखो कैसे, हाँ ये सब कुछ पढ़ा रखा है, आपको याद हो तो। ये बताया हुआ है ना आपको, सब कुछ बता रखा है, ये ऐसे कैसे आवेग आते हैं। अब देखो ये कौन सी ग्लैंड? एंटीरियर पिट्यूटरी, कौन से? एंटीरियर। और ये पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और एडीएच। अब ये एफएसएच से आए हैं, एलएच और एफएसएच। एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच। अब ये ओवरी पे आके काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो ये मैंने जस्ट अभी बताया था नहीं, ये एंट्रम वाली गुहा और ये ओवम बीच में सेकेंडरी ऊ साइट है। अब ये जो एफएसएच आकर के वहाँ से रिलीज हो रहा है एफएसएच हार्मोन। एक मिनट रोकता हूँ, फिर इसको देखो। देखो बात को सुनो इधर हल्का सा। देखो जैसे ये यहाँ से ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसको जानते हो, ऊपर हाइपोथैलेमस से आवेग आते हैं, जैसे अभी आपको दिखे आवेग आते हुए। ये कौन सी गया है?
नहीं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी। कैसी है? एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कितने हार्मोन सिक्रेशन होते हैं? दो। कौन कौन से? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। और एफएसएच, एलएच, जीएच वगैरह और सारे हार्मोन्स कहाँ से होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एफएसएच और एलएच दोनों, ये एफएसएच और एलएच दोनों आते हैं कहाँ पर? ओवरी पर। कहाँ पे? ओवरी में। और ओवरी में आकर के ये काम करते हैं, वर्क करते हैं। जो एफएसएच होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये क्या होता है? ये फॉलिकल्स का मतलब फॉलिकुलर को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। मतलब ये फॉलिकल्स के यहाँ के आसपास को फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाएगा। फॉलिकल्स के डेवलपमेंट, फॉलिकुलर के अंदर ही तो क्या होता है? एग का निर्माण कहाँ होता है? ओजेनेसिस कहाँ होता है? फॉलिकल्स के अंदर। ठीक है ना? तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाना जो भी क्या काम करेगा वो। देखो ये एग है, जस्ट अभी मैंने बताया था। ये वाली गुहा कौन सी बताई थी? एंट्रम। क्या कौन सी? एंट्रम। एंट्रम गुहा है। जैसे ये पूरी ये जो अवस्था आ जाती है, ये आ जाती है मैच्योर वाली। कैसी? मैच्योर मतलब परिपक्व हो गई। अब जाकर ये क्या होगा? जो ये है सेकेंडरी ओसाइट है, वो क्या करेगा? रिलीज करेगा, रिलीज होगा, ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, समझ में आएगा ये? ठीक है। कैसे कैसे हुआ मेरे को बताओ एक बार। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, फिर ठीक है, ठीक है, एलएच एफएसएच दोनों। ठीक है, एफएसएच एलएच, ठीक है, ओवरी में गया। एफएसएच है जो ओवरी पे आकर के ये जो फॉलिकल्स है इसका डेवलपमेंट करवाना। ठीक है, इतना समझ में आया? ये जैसे अपन वो अभी जैसे मेनेस्ट्रल साइकिल पढ़ेंगे ना, उसमें और अच्छे से और देखेंगे इसके अंदर, है ना? आगे के देखो। ये बताओ जीएनआरएच क्या होता है? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। उससे जैसे वो एक्टिव होता है, हाइपोथैलेमस से आते हैं कहाँ तक? पिट्यूटरी तक। फिर पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच आगे भेजती है। अब देखो ये है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया? सुनो इसके बाद। देखो जैसे ही ऊपर से एफएसएच और एलएच आया, क्या? एफएसएच कहाँ पे आया? ओवरी के ऊपर। ठीक है ना? ओवरी। अब मेनेस्ट्रल साइकिल कितने दिन की होती है? 28 दिन की। मतलब एवरेज 28 के दिन का होता है, किसी का आगे पीछे हो जाता है, लेकिन 28 दिन का मानते हैं अपन। कि मतलब मान लो कि 28 दिन के बाद में वापस मेनेस्ट्रल साइकिल आएगी। ठीक है, फिर वापस 28 दिन फिर मेनेस्ट्रल साइकिल वापस आएगी। इतना समझते हो? और जो आगे के जो 5 डेज है मेनेस्ट्रल साइकिल अपन नेक्स्ट वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे वैसे ना, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ताकि आपको थोड़ा कनेक्टिंग करेगा ये वीडियो। 5 दिन की जो फर्स्ट डे हो जाता है उसमें क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। ठीक है, मेनेस्ट्रल साइकिल 5 डेज तक। ठीक है, वो आगे पीछे 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा नहीं 3 से 5 डेज मानते हैं उसको ना, लेकिन 5 डेज मानते हैं ऐसे। फर्स्ट 5 डेज क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ब्लीडिंग होगी। फिर उसके बाद में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ओजेनेसिस वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा? 14वें दिन में जाकर के जो वो ओव्यूलेशन, जो ओजेनेसिस का प्रोसेस चल रहा है ना एग वाला, जो 14वें दिन में जाके पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा और 14वें दिन में जाकर के ओव्यूलेशन होकर के बाहर निकल जाएगा। किससे? ओवरी से। किससे? ओवरीज। ठीक है, वेरी गुड, सबके समझ में आ रहा है। ठीक है ना? तो देखो वो 14वें दिन के अंदर मैंने कहा तो कि ऊपर से कौन कौन से हार्मोन आ रहे हैं? एफएसएच और एलएच। तो 14वें दिन के अंदर जो 14 वाला डेज है इसके दिन जो एलएच की मात्रा पीक पे हो जाती है, मतलब कि एलएच सर्ज कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसको? एलएच सर्ज। इसकी मात्रा अधिक हो जाती है। एलएच और एफएसएच कहाँ से आते हैं? पिट्यूटरी से। कहाँ से? पिट्यूटरी से। वापस बोलो, बताओ। पिट्यूटरी से। किससे? पिट्यूटरी से। और अब सबसे ज्यादा मात्रा कब होगी इसकी? 14 दिन। तब कब होगी? जब ओव्यूलेशन होगा। देखो अब देखो ये वाला ये एरो लगा रखा दिख रहा है क्या आपको? ये है 14 वाला डेज पे ना। और देखो अब यहाँ पर ये एलएच का ग्राफ बता रखा है, और देखो 14 वाले डेज में बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ गया। और फिर अब देखो इधर भी ये मतलब पूरा मैच्योर होकर के जस्ट ये अभी ओव्यूलेशन होने वाला है जस्ट। ठीक है, यहाँ से हार्मोन आ रहा है, ये 14 डेज पे देखो ग्राफ होकर के ऐसे इंक्रीमेंट होकर ये ऐसे आएगा आगे। तो ये मतलब 14 वाले डेज पर पीक लेवल पे चला गया। नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे इसको ग्राफ को अच्छे से, और है ना उसके हिसाब से मेनेस्ट्रल साइकिल के अनुसार ही और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है अपन को।
हाँ, ओव्यूलेशन हो गया। अब देखो ये फेलोपियन ट्यूब, ये कौन सा इन्फेंटिपुलम में फिब्री है, जैसे ही एग रिलीज होके ये गया अंदर, गया। अब देखो, अब वो फोलिकुलर रप्चर हुई ना वो भी अभी, उसमें उसे क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम, जिसके अंदर से ओम तो निकल के चला गया और पीछे की बची हुई है वो कॉर्पस, उससे कौन सा हार्मोन निकला, ये प्रोजेस्टेरोन। कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जस्ट अभी मैंने बताया था। अब देखो ये प्रोसेस है, फर्स्ट 5 डेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक के, जहाँ पर ये ब्लीडिंग होती रहती है, और इसके बाद में ये प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन, और इस वीडियो को और देख लेंगे। 14 से तक ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। किसका डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिकल्स का, मतलब इस लेवल पे एस्ट्रोजन हार्मोन्स होगा, कम होगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इस जगह पे आकर के एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल फुल हो जाता है, यहाँ जाकर जैसे आया यहाँ आकर के ओव्यूलेशन हो जाता है। कौन से दिन, 14 वाले डेज में। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। यदि आगे सुनो बात, यदि ओव्यूलेशन जैसे हुआ, ओव्यूलेशन जैसे ही हुआ, यदि उधर से स्पर्म आया, अगर एग फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ठीक है, नेक्स्ट वाला प्रोसेस मतलब कि हो जाएगा, मतलब। और यदि 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 नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, ये जो आगे की जो ये देखो, ये देख रही है, ये ब्लड वेसल्स है, ये है एंडोमेट्रियम बता रखा है। ये एंडोमेट्रियम जो रप्चर हो गई थी, पहले टूट गई थी, वो वापस बनना, वापस स्टार्ट करेगी, पहले की तैयारी, अब वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग तो होते हैं ना, वो नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तब। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है, उसकी वजह से इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। दो हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये बाद में काम आता है, ये अभी नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे।